पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने राजपूताना के हिंदू शासकों को अपने पक्ष में करने के लिए एक विशेष नीति का निर्माण किया। इस नीति को तैयार करने के पीछे हम रणथंभौर, आमेर तथा अजमेर में घटी घटनाओं को देख सकते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर बादशाह बना तथा बैराम खां सल्तनत का प्रधानमंत्री बना, तब एक मुगल सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजी गई थी, किंतु वह सेना रणथंभौर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। उस समय पृथ्वीराज चौहान का वंशज सुरजन राय रणथंभौर का दुर्गपति था, जो मेवाड़ के महाराणा के अधीन रहकर रणथंभौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन करता था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है कि जब रणथंभौर का घेरा चल ही रहा था, तब खान खाना बैराम खां ने बगावत कर दी। इसलिए शाही सेना को रणथंभौर का घेरा उठाकर वापस दिल्ली लौटने के आदेश दिए गए। इस प्रकार यह अभियान अधूरा रह गया। अबुल फजल ने लिखा है कि 27 अप्रैल 1561 को अकबर ने मालवा जाने के लिए आगरा से प्रयाण किया। रणथंभौर दुर्ग उसके मार्ग में पड़ता था। अकबर ने उस दुर्ग को जीतना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रणथंभौर के दुर्गपति सुरजन राय ने अपने अधिकारियों के द्वारा बादशाह को उपयुक्त उपहार भेजे तथा अपनी अधीनता प्रकट की। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। स्पष्ट है कि अबुल फजल झूठ बोल रहा है। उस काल में मेवाड़ के महाराणा का दुर्गपति सुरजन राय कभी भी अकबर को उपहार नहीं भेज सकता था, विशेषकर तब जबकि उसने कुछ वर्ष पहले ही अकबर की सेना को विफल करके भगाया हो। अकबर रणथंभौर विजय के लिए दीर्घ काल तक तरसता रहा। अंत में बादशाह बनने के 13 वर्ष बाद ईस्वी 1669 में जाकर अकबर का रणथंभौर विजय का सपना पूरा हुआ। कुछ इतिहासकारों ने अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल को चाटुकार सम्राट की व्यंग्यपूर्ण लांछना दी है। उसने अकबर के समय के इतिहास को इतना विकृत कर दिया है कि कर्नल टॉड सहित बाद के समस्त इतिहासकारों को प्रायः सही गलत का अनुमान लगाना कठिन हो गया, जबकि साम्यवादी चिंतन के इतिहासकारों को झूठा इतिहास लिखने के लिए एक बड़ा संबल उपलब्ध हो गया। अकबर की सेना को रणथंभौर में मिली पहली विफलता ने अकबर को राजपूत राजाओं की शक्ति का प्रथम परिचय दे दिया। इस कारण अकबर अपने शासन के आरंभिक 8 सालों तक किसी भी हिंदू राजा के विरुद्ध कोई सैनिक कार्यवाही नहीं कर सका। किंतु ईस्वी 1562 में अकबर को पहली बार अजमेर जाने का अवसर मिला, जिसने अकबर के लिए हिंदू राज्यों में घुसपैठ करने का मार्ग खोल दिया। अकबर की अजमेर यात्रा की योजना ईस्वी 1561 के अंतिम दिनों में अचानक ही बनी थी। अबुल फजल आदि मुगल इतिहासकारों ने लिखा है कि एक दिन अकबर आगरा के जंगलों में शिकार खेलने गया। शिकार से लौटते समय अकबर मिडुकर नामक गांव में रुका। वहां रात के समय कुछ औरतें गीत गा रही थीं, जिनमें से एक गीत में अजमेर वाले ख्वाजा की प्रशस्ति थी। अकबर ने अजमेर वाले ख्वाजा के संबंध में पूछताछ की तो उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ज्ञात हुआ। अकबर के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अकबर तथा उसके वंशजों के इतिहास पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बहुत बड़ा प्रभाव है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईस्वी 1156 में ईरान में हुआ था। वे सूफियों के चिश्तिया संप्रदाय के दरवेश गौस उल आजम के शिष्य थे। उन दिनों अफगानिस्तान में इस्लाम का प्रचार नहीं था, अतः गौस उल आजम ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे अफगानिस्तान में जाकर
इस्लाम का प्रचार करें। उस काल में सूफी दरवेश जहाँ भी जाते थे वहीं की संस्कृति, भाषा, खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं को अपना लेते थे। अफगानिस्तान में भी सूफी दरवेशों ने ऐसा ही किया। उन्होंने ईरानी जीवन पद्धति की बजाय अफगानी शैली को अपना लिया तथा लोगों को अपने उपदेश अफगानी भाषा में सुनाए। इस कारण सूफी दरवेश शीघ्र ही पूरे अफगानिस्तान में फैल गए और वहां से वे भारत में आने लगे। इनमें से मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक थे। वे ईस्वी 1191 में गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के अजमेर अभियान से पहले भारत आए तथा अजमेर में रहने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की जनता को फारसी या अरबी में उपदेश करने की बजाय ब्रज भाषा को अपनाया तथा अपनी आराधना पद्धति में भारतीय तौर तरीकों को भी जोड़ लिया। माना जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ब्रज भाषा में कव्वाली गाने की प्रथा आरंभ की, जो आज तक भारतीय उपमहाद्वीप के सूफियों की दरगाह पर प्रमुखता से गाई जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आगमन के कुछ महीनों में ही पंजाब से लेकर दिल्ली, अजमेर तथा कन्नौज तक के विशाल क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गौर साम्राज्य के अंतर्गत अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रारंभिक जीवन विषयक प्रामाणिक सूचनाओं का प्राय अभाव है। खैरुल मजलिस जैसे ग्रंथों में भी उनसे संबंधित सूचनाएं सही नहीं हैं। जमाली द्वारा रचित मियारुल अरिफिन में ख्वाजा से संबंधित उन आख्यानों एवं वार्ताओं का संग्रह है जो ईरान तथा भारत में लोकप्रिय थीं। इस ग्रंथ के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सीस्तान में हुआ था और उनके पिता का नाम ख्वाजा गियासुद्दीन हसन था। वे समरकंद, बुखारा, हरवान, बगदाद, अस्तराबाद, हेरात, बल्ख, गजनी आदि का भ्रमण करते हुए लाहौर पहुंचे। वहां से दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंच गए। आरंभ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु अंततः उन्हें अजमेर की जनता का विश्वास जीतने में सफलता मिल गई। कुछ लेखकों ने मोहम्मद गौरी तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बीच राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया है। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुसार अजमेर नरेश तथा उनके कर्मचारियों ने ख्वाजा के अजमेर प्रयास को स्वयं के लिए तथा चौहान राज्य के लिए अनिष्टकारी मानते हुए उन्हें कष्ट देने का प्रयास किया, किंतु ख्वाजा की चमत्कारी और अलौकिक शक्ति के फलस्वरूप अंततः राय पिथौरा अर्थात सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित एवं अपमानित होना पड़ा। ख्वाजा के जीवन से संबंधित मलफजातों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अलौकिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों के विवरण प्राप्त होते हैं। उनसे स्पष्ट होता है कि ख्वाजा अपने जीवन काल में ही दिव्य चरित्र संबंधी आख्यानों के केंद्र बन गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद उनके शिष्य पूरे भारत में फैल गए। लोकगीतों एवं कव्वालियों में उनकी दयालुता के किस्से गाए जाने लगे, जिनके कारण ख्वाजा की प्रसिद्धि अजमेर से दिल्ली और आगरा आदि क्षेत्रों में फैल गई। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ईस्वी 1199 में दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई, जो इल्तुतमिश के समय में ईस्वी 1221 में बनकर पूरी हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ईस्वी 1527 में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हुआ। उनके अनुसार जिस वर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन का निधन हुआ उसी वर्ष अर्थात ईस्वी 1227 में दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश अजमेर आया। कुछ इतिहासकारों का मानना है
कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन मार्च 1236 में हुआ। उन्होंने अपने पीछे 3 पुत्र, 1 पुत्री तथा 2 पत्नियां छोड़ी। जब अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गीत सुना तो अकबर ने अजमेर जाकर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करने का निर्णय लिया। अकबर की इस अजमेर यात्रा ने अकबर के लिए राजपूताने में घुसपैठ करने के नवीन अवसर उपलब्ध करवाए, जिसके बारे में हम आगामी कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, आमेर राजवंश की 3 पीढ़ियां अकबर की सेवा में उपस्थित हुईं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।